नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 18 जनवरी 2023 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो टोटल 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, 2 द हिंदू के और एक लाइव मिनट का। हिंदू के जो 2 आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे उसमें से एक साउथ एशिया के देशों के बीच कोऑपरेशन से संबंधित है, सुशासनी हैदर का ये आर्टिकल है। और यहां पे जो आर्टिकल है एक टेररिस्ट को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा डेजिग्नेट करने से संबंधित है। और लाइव मिनट का जो आर्टिकल है ना, देखो कई बार बहुत से इंडेक्सेस के द्वारा इंडिया की डेमोक्रेसी को काफी खराब रैंक दी जाती है, जिससे इंडिया की जो छवि है वर्ल्ड में खराब होती है और भी काफी सारे नुकसान होते हैं। तो एक पॉलिसी पेपर रिलीज हुआ है जिसमें कहा जाता है ये जो इंडेक्स है ना बायस्ड है, इन इंडेक्स में बहुत सारी कमियां हैं। तो उस आर्टिकल को भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले एथिक्स का एक एग्जाम्पल देख लीजिए। देखो असम कैडर के 2 आईएएस ऑफिसर्स एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में घूमने गए, पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में ही है। वहां पर देखो इन्होंने ना काफी उत्पात मचाया। जो सफारी नहीं होती, जो जीप जाती हैं अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में टूरिस्ट को घुमाने के लिए, तो जो सफारी के ड्राइवर्स हैं ना उन्होंने आरोप लगाया कि इन 2 आईएएस ऑफिसर्स ने काफी उत्पात मचाया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। जैसे देखो जीप के बोनेट पर बैठ जाना, खुलेआम स्मोकिंग करना, ड्राइवर से रूड बिहेवियर, ऐसे आरोप ड्राइवर्स के द्वारा लगाए गए और उन्होंने सीएम से शिकायत की है आईएएस ऑफिसर्स के बिहेवियर की। देखो ये एक प्रकार से अब्यूज ऑफ पावर है, अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करने वाली बात है। एक अलग एंगल भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस इंसिडेंट से जो वैल्यूज एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व हैं वो आप देखिए। जैसे देखो आईएएस ऑफिसर्स हैं, उनको डेमोक्रेटिक वैल्यूज और संविधान के प्रति डेडिकेटेड होना होता है और पब्लिक में वो इस प्रकार का बिहेवियर नहीं शो करते। एक आपने सुना भी होगा रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी नाम का टॉपिक है हमारे सिलेबस में, कि एक डीएम जो होता है ना आईएएस ऑफिसर या फिर डीएम, ये डीएम तो नहीं थे जो 2 आईएएस ऑफिसर थे, मतलब आईएएस ऑफिसर्स लीडर होते हैं एक प्रकार से सोसाइटी को डायरेक्शन प्रोवाइड करना, ऐसी ऐसी जिम्मेदारियां इनके ऊपर होती हैं। लेकिन वो खुद ही इस प्रकार से अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करेंगे तो पब्लिक का जो ट्रस्ट है गवर्नेंस में वो कम हो जाएगा। अब दूसरे एंगल की बात मैं आपको बताता हूं जो आपको बताने वाला था। एक टॉपिक और है एथिक्स में कि एथिक्स इन प्राइवेट रिलेशनशिप एंड एथिक्स इन पब्लिक रिलेशनशिप। अब देखो बहुत बार ऐसा होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर कोई आईएएस ऑफिसर अपनी पर्सनल लाइफ में अपनी स्पाउस से अगर गलत बिहेव करता है, अपने पेट को मारता पीटता है या फिर शराब का सेवन करके गलत बिहेवियर शो करता है, और वैसे वो आईएएस ऑफिसर ठीक ठाक काम कर रहा है पब्लिक लाइफ में यानी ऑफिस में, तो क्या ये गलत है? क्या हम ये कह के इस पूरे घटनाक्रम से इंकार कर सकते हैं कि आईएएस ऑफिसर घर में चाहे कुछ भी करे, ऑफिस में ठीक काम करना चाहिए? क्या मतलब मैं आपसे पूछता हूं, अगर कोई ऑफिसर घर में गलत बिहेवियर शो करता है लेकिन ऑफिस में जाके ठीक काम करता है, तो क्या आपको ये एक्सेप्टेबल है या फिर नहीं है? देखो गांधी जी ने ना इस मुद्दे पर बहुत अच्छी बात कही है। पब्लिक लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, क्योंकि देखो दोनों रिलेशनशिप में, पर्सनल रिलेशनशिप में भी और पब्लिक रिलेशनशिप में भी कुछ वैल्यूज इन्वॉल्व होती हैं। जैसे देखो इक्वालिटी, ऑनेस्टी, अफेक्शन, एम्पैथी, ट्रस्ट, ऐसी बहुत सी वैल्यूज दोनों रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होती हैं, पब्लिक रिलेशनशिप में भी, प्राइवेट रिलेशनशिप में भी। अगर देखो कोई अपने घर में ट्रस्ट, ऑनेस्टी, ये सब चीजें शो करता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पब्लिक रिलेशनशिप में भी वो ये शो करेगा, लेकिन गारंटी नहीं है। मतलब समझ रहे हो ना, गारंटी नहीं है, लेकिन ऐसा बहुत कम हो सकता है कि कोई अपनी एक लाइफ में ईमानदार हो और दूसरी लाइफ में ईमानदार ना हो, क्योंकि एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। अगर कोई अपने घर में ही ईमानदार नहीं है, ट्रस्ट शो नहीं कर रहा है, तो कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पब्लिक लाइफ में वो ईमानदार होगा या फिर इक्वालिटी की जो वैल्यू है उसको प्रैक्टिस करेगा? अब मैं और एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे देखो शंकर मिश्रा नाम के व्यक्ति जिनके बारे में आपने सुना होगा, एयर इंडिया की फ्लाइट में जिन्होंने यूरिनेट किया एक बुजुर्ग महिला के ऊपर, उनको उनकी कंपनी ने ना हटा दिया। अब कुछ लोगों ने पूछा कि क्यों हटा दिया, क्योंकि देखो कंपनी में उन्होंने कुछ गलत काम नहीं किया था, बाहर जाके उन्होंने किया था। तो देखो इसके जवाब में यह कहा जाता है कि जब से खास करके देखो कोविड-19 के बाद से तो जो पर्सनल लाइफ और पब्लिक लाइफ का जो फर्क है ना बहुत ज्यादा ब्लर हो गया है, क्योंकि कोविड-19 के दौरान बहुत से एम्प्लॉइज ने वर्क फ्रॉम होम किया, तो मतलब होम ही वर्क है, मतलब आप घर से काम कर रहे हो वो भी एक प्रकार से आपकी पब्लिक लाइफ ही है। तो
ये जो फर्क है ना अब खत्म हो गया है। इवन प्राइवेट कंपनीज भी अगर उनके खास करके जो बड़े लेवल पे ऑफिशियल्स हैं पब्लिक में कुछ गलत बिहेवियर शो करते हैं ना, तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं और कॉन्ट्रैक्ट में ये बात पहले से साइन करवा ली जाती है, क्योंकि बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट ग्रुप हैं उनको लगता है कि हमारी इमेज पर फर्क पड़ रहा है। इसी वजह से जब भी इस प्रकार की कोई घटनाएं होती है ना, तो जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं अपने एम्प्लॉइज को सस्पेंड कर देते हैं या फिर सर्विसेज को टर्मिनेट कर देते हैं। तो ये एथिक्स का एक इशू हमने डिटेल से डिस्कस किया, इस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखो, ओपिनियन बेस्ड इंडेक्सेस के बारे में है और आप जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। पहले मैं आपको कंटेक्स्ट बताता हूं। देखो, डेमोक्रेसी से संबंधित ये कुछ इंडेक्स हैं, जैसे फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स, इकोनॉमिक मैगजीन का EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स, वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी इंडेक्स। ये जो इंडेक्सेस है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच से संबंधित, डेमोक्रेसी से संबंधित, इन इंडेक्सेस में इंडिया की जो रैंकिंग है काफी खराब है। सरकार कहती है कि ये जो इंडेक्सेस है ना बायस्ड हैं, और इसी इशू पर एक ना पेपर रिलीज किया गया था, किसके द्वारा? इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, जो संजीव सान्याल है उनके द्वारा आकांक्षा अरोड़ा के साथ मिलके। इस पेपर में कहा गया ये जो इंडेक्सेस है ना, इनमें बहुत सारी कमियां हैं। ये ओपिनियन बेस्ड इंडेक्स हैं। मतलब जैसे देखो, हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन है 140 करोड़, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी जो इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है, ये देखो 25-30 एक्सपर्ट्स की ओपिनियन के आधार पर प्रिपेयर किया जाता है, कोई सर्वे नहीं होता। और जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनमें से सारे इंडियन भी नहीं होते, कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं वो बाहर के भी हो सकते हैं। तो इस पेपर जो रिलीज किया गया ना, उस पेपर में यह कहा गया, पहली तो बात, ज्यादातर इन इंडेक्सेस में यह नहीं बताया जाता कौन से एक्सपर्ट्स हैं। पहली तो बात, सर्वे कंडक्ट करना चाहिए, सर्वे नहीं कंडक्ट किया जाता, सिर्फ कुछ 25-30 एक्सपर्ट्स की ओपिनियन के आधार पर पूरा इंडेक्स तैयार कर लिया जाता है। दूसरी बात, कौन एक्सपर्ट्स हैं यह भी नहीं बताया जाता, इस नाम पर कि अगर एक्सपर्ट्स के नाम हमने बता दिए तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। एक्सपर्ट्स के नाम नहीं बताए जाते, क्या मेथोडोलॉजी अपनाई जाती है वो भी वेग रहता है। तो अनेकों ऐसी कमियां होती हैं इन इंडेक्सेस में, लेकिन देखो इंडिया का नाम खराब हो जाता है। मतलब वर्ल्ड में बहुत सारे वर्ल्ड गवर्नेंस इंडेक्स हैं जो इन्हीं छोटे मोटे इंडेक्सेस को कोट करते हैं। तो वो वर्ल्ड गवर्नेंस के इंडेक्स जो है ना, जब इन इंडेक्सेस को कोट करते हैं तो उनमें इंडिया की रैंकिंग खराब हो जाती है। अब दिक्कत यह है, बहुत सारी बड़ी कंपनीज अपने इन्वेस्टमेंट संबंधित डिसीजंस लेती हैं वर्ल्ड गवर्नेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग के आधार पर। तो जब देखो इन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग खराब होती है तो वर्ल्ड गवर्नेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग खराब हो जाती है, तो बड़े ग्रुप्स फिर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने से कतराते हैं, यह सोच के कि यहां पे डेमोक्रेसी वीक है। तो इसी पर आधारित है ये आर्टिकल। एक एक करके इन इंडेक्सेस के बारे में डिस्कस किया जाता है। जैसे फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स, ये सबसे पहली बार पब्लिश किया गया था 1973 में फ्रीडम हाउस के द्वारा। अब इसमें इंडिया का जो टोटल स्कोर है ना 66 है। इंडिया पार्शियल फ्री कैटेगरी में आता है। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, इमरजेंसी के दौरान इंडिया पार्शियल फ्री कैटेगरी में था, और इवन जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे ना 1991 से 96 के बीच में, तब भी इंडिया पार्शियल फ्री कैटेगरी में था। याद कीजिए इमरजेंसी के दौरान कितनी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी अपोजिशन लीडर्स के ऊपर, उनको जेल में डाल दिया गया था, कितने रिपोर्टर्स, कितने जर्नलिस्ट को जेल में डाल दिया गया था, तब जाके इंडिया पार्शियल फ्री कैटेगरी में आया। आप बताइए, क्या आज के समय में जो हालात हैं वो इमरजेंसी जैसे हैं? क्या आज के समय में ओपोजिशन लीडर्स को जेल में डाला गया है? क्या आज के समय में बहुत सारे जर्नलिस्ट को, बहुत सारे रिपोर्टर्स को जेल में डाला गया है, बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं? इसका आंसर है नो। लेकिन बावजूद इसके आज के समय में इस इंडेक्स में इंडिया को पार्शियली फ्री कैटेगरी में डाला गया है। आप दूसरे देशों से कंपेयर कीजिए, नॉर्दर्न साइप्रस है, नॉर्दर्न साइप्रस को भी इस इंडेक्स में 77 स्कोर मिला है, इंडिया से ज्यादा। जबकि नॉर्दर्न साइप्रस को ना सिर्फ टर्की रिकॉग्नाइज करता है, इवन यूएन भी नॉर्दर्न साइप्रस को एक अलग से टेरिटरी नहीं रिकॉग्नाइज करता है। आप और एग्जांपल लीजिए, ये जो इंडेक्स है ना, ये वाला फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स, 90s से तो जम्मू एंड कश्मीर को एक सेपरेट टेरिटरी मानता था, लेकिन आज के समय में इसे एक अलग से नोट फ्री कैटेगरी के नाम से मानने लगा है। ये देखो, सेपरेट कैटेगरी मानता था 1990 से, आज के समय में जम्मू एंड कश्मीर को माना जाता है नोट फ्री कैटेगरी में। तो इंडिया के प्रति बायस्ड है ये इंडेक्स। अब दो दूसरे इंडेक्सेस के बारे में कहा जाता है, जैसे एक है इकोनॉमिस्ट मैगजीन का
इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स, इसमें इंडिया को फ्लैट डेमोक्रेसी कैटेगरी में डाला गया है। रैंक है 2021 में इंडिया की 46। अब ये जो इंडेक्स है ना, इंडिया को सबसे खराब रैंक देता है खास करके सिविल लिबर्टीज और पॉलिटिकल कल्चर के मामले में। लेकिन देखो हैरानी इस बात की है कि हांगकांग को भी इंडिया से ऊपर रखा गया है। हांगकांग जहां पे देखो चाइना का डंडा चलता है, कितने प्रोटेस्ट हुए हांगकांग में हमने देखा। हांगकांग में चाइना सपोर्टेड जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, वो जीतती है। बिल्कुल अधिकार नहीं है इवन प्रोटेस्ट करने का भी। इवन हांगकांग को भी इंडिया से ऊपर रखा गया है। मतलब हांगकांग के लोगों को ज्यादा आजादी है सिविल लिबर्टीज के मामले में, वहां पॉलिटिकल कल्चर इंडिया से ज्यादा अच्छा है। इससे ज्यादा आयरनी देखो क्या हो सकती है। इसके बाद आप देखिए वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी इंडेक्स, इसमें इंडिया को कहा गया है कि इंडिया एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है। ऑटोक्रेसी मतलब जब देखो एक पर्सन का रूल होता है, उस एक पर्सन के पास एब्सोल्यूट पावर्स होती हैं, तो उस रूल को कहा जाता है ऑटोक्रेसी। जैसे नॉर्थ कोरिया का रूल आप कह सकते हो। इवन पुतिन के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी ऑटोक्रेट हैं। तो इंडिया को कहा गया कि इंडिया इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है। इलेक्शन सिर्फ होते हैं नाम नाम के, सिर्फ जो ऑटोक्रेट हैं अपनी पावर्स को असर्ट करते हैं। क्या आप बताइए इंडिया एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है? नहीं। बेशक देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर आरोप लगते हैं, क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठते हैं, लेकिन बावजूद इसके आप कह सकते हो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ठीक ठाक ढंग से इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है। थोड़ी बहुत चीजों में बायस्ड हो सकता है, लेकिन यूं कहना कि इलेक्शंस बिल्कुल ही सिर्फ पावर असर्ट करने के लिए होते हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया में होते हैं या फिर रशिया में होते हैं, यह कहना देखो गलत है। इवन लिसोथो एक छोटा सा देश है अफ्रीका में, किंगडम ऑफ लिसोथो, जो देखो जिसको जहां पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट सबसे पहले आई 1990s में, और वहां पे 4 बार अब तक कू हो चुका है, उसकी भी रैंक 60 है। दूसरे से कंपेयर कीजिए कोसोवो, जिसने इंडिपेंडेंस प्राप्त की सर्बिया से 2008 में, इसकी भी रैंक 79 है। और इंडिया की रैंक आप देख लीजिए। तो मतलब देखो ये जो इंडेक्स है ना बायस्ड है, लेकिन इंपैक्ट क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया, कई बार जो वर्ल्ड गवर्नेंस इंडेक्स है ना बड़े बड़े, वो इन छोटे मोटे इंडेक्सेस को कोट कर देते हैं, इन छोटे मोटे इंडेक्सेस में रैंकिंग को कंसीडर करते हैं। तो उन बड़े इंडेक्सेस में जब इंडिया की रैंक खराब हो जाती है ना, तो दिक्कत है। तो फिर इन्वेस्टमेंट कम आने के चांस हैं, तो फिर इंडिया की जो इमेज है वो बिगड़ने का चांस है। इसलिए इंडिया को ना 2 चीजें करनी चाहिए जो वे फॉरवर्ड में आता है। 2 चीजें क्या करनी चाहिए? पहला तो देखो यूएन से ये डिमांड करे, ये जो इंडेक्सेस है ना इनमें ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। भैया बताओ तो सही, आप 140 करोड़ का देश है, उसमें डेमोक्रेसी कैसी है, इंडेक्स निकाल रहे हो और सिर्फ 25-30 एक्सपर्ट से पूछ रहे हो, जिसमें सारे इंडिया के नहीं है, कुछ बाहर के हैं, ये भी नहीं बता रहे कि वो एक्सपर्ट हैं कौन, अपनी मर्जी से आप एक्सपर्ट्स का चुनाव कर रहे हो। तो इंडिया को यूएन से ये मांग करनी चाहिए, इस प्रकार के जो इंडेक्स हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। दूसरी चीज इंडिया को ये करनी चाहिए कि कोशिश करे हमारे देश में भी कुछ जो थिंक टैंक्स हैं वो अपने अपने इंडेक्स लेके आए। देखो ये जो डेवलप कंट्रीज हैं उनके इंडेक्स हैं जो बायस्ड हैं, इवन हमारे देश में भी कुछ थिंक टैंक्स अपने अपने इंडेक्स लेके आएंगे ना डेमोक्रेसी से संबंधित, फ्रीडम से संबंधित, तो इन देशों के इंडेक्सेस, डेवलप कंट्रीज के इंडेक्सेस की जो मोनोपोली है ना वो टूट जाएगी। समझ गए? तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया ओपिनियन बेस्ड इंडेक्सेस से संबंधित। इसके बाद देखो दूसरा जो आर्टिकल है साउथ एशिया के देशों के बीच कोऑपरेशन से संबंधित है। सुशासनी हैदर का ये आर्टिकल है। जीएस पेपर 2 के इन टॉपिक्स से आप आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आर्टिकल के शुरुआत में ना कुछ डेटा दिया जाता है जो इंपॉर्टेंट है। देखो हर साल 2 मिलियन यानी 20 लाख लोगों की समय से पहले ही डेथ हो जाती है एयर पोल्यूशन की वजह से। अगर हम एक लिस्ट निकालें उन सिटीज की जो एयर पोल्यूशन से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, टॉप 10 ऐसी सिटीज में से 9 तो देखो साउथ एशिया की हैं। इवन साउथ एशिया के वो देश जिन्हें रिलेटिवली अभी तक ये माना जाता है कि वो जहां पे एयर क्वालिटी साफ है, जैसे भूटान, मालदीव, वहां पर भी चुकाने वाले आंकड़े सामने आते हैं। 2018 से लेकर 2020 के बीच भूटान में जो एवरेज पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की कंसंट्रेशन है वो WHO की प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से 3 गुना ज्यादा है। मतलब वहां पर भी एयर क्वालिटी इतनी साफ नहीं है जितना कि हम सोचते हैं। इवन मालदीव में भी जो एयर विजिबिलिटी है 60% तक रिड्यूस हो गई, जिसका दोष दिया गया हिमालयन फुटहिल्स से आने वाली विंड्स को। समझ गए? तो ये सारा जो डेटा है क्या सिग्निफाई करता है? ये सारा डेटा सिग्निफाई करता है कि साउथ एशिया के जो
देश है ना आपस में जुड़े हुए हैं। एक देश में जो कुछ हो रहा है, जिस वजह से एटमॉस्फेयर दूषित हो रहा है, पोल्यूटेड हो रहा है, उसका असर दूसरे देश में भी देखने को मिलता है। पूरे साउथ एशिया में 6 एयरसेड्स हैं। 6 एयरसेड मतलब जहां पे देखो हवा जो है कोहेरेंटली बिहेव करती है, मतलब सिमिलर मैनर में बिहेव करती है, एयर मास सिमिलरली इफेक्ट करता है, वो होता है एयरसेड। तो 6 एयरसेड्स हैं पूरे साउथ एशिया में। एक एयरसेड में अगर एटमॉस्फेयर में एयर क्वालिटी इंप्रूव भी हो गई तो कोई जरूरी नहीं बाकी एयरसेड्स में जो हवा की क्वालिटी है वो इंप्रूव होगी। एयरसेड का कंसेप्ट छोड़िए, सिंपल ये समझिए कि साउथ एशिया में जो विभिन्न देश है ना, वहां पे एटमॉस्फेयर तो सेम है ना, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है या फिर दूसरी एमिशन की प्रॉब्लम है, ना सिर्फ साउथ एशिया की बल्कि पूरे वर्ल्ड को एक प्रकार से इंपैक्ट डाल रही है, नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही है। तो यहां पे फोकस रीजनलाइजेशन पर है, मतलब अनेकों ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, पोल्यूशन तो एक प्रॉब्लम है, अनेकों ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको अगर टैकल करना है ना तो साउथ एशिया के देशों को एक साथ आना होगा। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इस आर्टिकल में। जैसे देखो, आपको एक बात बताता हूं, साउथ एशिया के देश जो है ना, ज्यादातर देश G77 के मेंबर हैं। G77 एक ग्रुप है डेवलपिंग कंट्रीज का। वहां पे साउथ एशिया के देश आपस में कोऑपरेट करते हैं क्लाइमेट चेंज को लेके, लेकिन वो सार्क में कोऑपरेट नहीं कर सकते। सार्क जो एक ऑर्गेनाइजेशन है साउथ एशियन कंट्रीज की, वहां पे वो कोऑपरेट नहीं करेंगे किसी इशू को लेके, लेकिन सब जाएंगे मिलके G77 में, वहां पे क्लाइमेट चेंज को डिस्कस करेंगे। सोच के देखिए कितनी बड़ी आयरनी है। और एग्जांपल्स देखिए, जैसे देखो इंडिया और पाकिस्तान, जिनको दोष दिया जाता है कि सार्क में इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो राइवलरी है ना, जो शत्रुता है, इस वजह से सार्क ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ठंडे बस्ते में है। इसके लिए दोष किसको दिया जाता है? इंडिया और पाकिस्तान को। दोनों देश जब एससीओ में जाएंगे तो टेररिज्म डिस्कस करेंगे, लेकिन सार्क में नहीं डिस्कस करेंगे। समझ गए? कितने सालों से जो सार्क का समिट है वो हुआ ही नहीं है। और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे देखो पाकिस्तान ये कहता है कि हम इंडिया के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। इंडिया ये कहता है जब तक पाकिस्तान टेररिज्म पे लगाम नहीं लगाएगा हम पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। लेकिन देखो दोनों को स्टैंड में थोड़ा डाइल्यूशन की आवश्यकता है। अगर इंडिया अफगानिस्तान में तालिबान रेजीम के साथ कोऑपरेट कर सकता है तो पाकिस्तान के साथ इन इश्यूज पर कोऑपरेशन से क्या मतलब, क्या दिक्कत है इन इश्यूज पर इंडिया अगर पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट करे, जब तालिबान के साथ कोऑपरेट कर सकता है। अभी तालिबान में सबसे ज्यादा पावर किसके पास में है? सिराजुद्दीन हक्कानी के पास में है, जो वहां के इंटीरियर मिनिस्टर हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने इंडिया के मिशंस पर हमले करवाए अफगानिस्तान में, जिसमें बहुत से लोगों की डेथ भी हुई। तो जब ऐसे रेजीम के साथ इंडिया अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए कोऑपरेट कर सकता है, बातचीत कर सकता है, तो पाकिस्तान के साथ बातचीत क्यों नहीं कर सकता? देखो बात सिर्फ इतनी नहीं है, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन ये तो एक एस्पेक्ट है। यूक्रेन और रशिया के बीच में वार चल रहा है, उसके बाद अनेकों चीजों की कमी हो गई पूरे वर्ल्ड में, जैसे फर्टिलाइजर्स की, वीट की। दोनों देश अगर देखो ऐसे जब भी जियोपॉलिटिकल रिस्क आते हैं, दोनों देश कोऑपरेट करते हैं, ना सिर्फ दोनों देश बल्कि पूरा साउथ एशिया कोऑपरेट करता है, तो उनको कितना फायदा होता है। जैसे देखो ऑलमोस्ट सभी देश जो हैं क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, तो ये साउथ एशिया के कंट्रीज भी मिलकर कार्टेल बना सकते हैं। कार्टेल मतलब कि हम तो देखो इतने में तेल खरीदेंगे, अदरवाइज हम आपसे नहीं खरीदेंगे। मान लीजिए यूएई है, यूएई से अगर ये सारे देश मिलके नेगोशिएट करें तो शायद साउथ एशिया के सभी देशों को सस्ता तेल मिल जाए। समझ रहे हो? तो ऐसा कार्टेल साउथ एशिया के कंट्रीज के द्वारा बनाया जा सकता है, लेकिन आपस में इतने डिफरेंस हैं, इतनी लड़ाई है, कोऑपरेशन और इंटीग्रेशन ना के बराबर है। जैसे देखो यूरोपियन यूनियन है, आसियान है, इनके बीच में मेंबर कंट्रीज के बीच में ना 50% से ज्यादा ट्रेड होता है, लेकिन सार्क में देखो आपस में विभिन्न देशों के बीच में ट्रेड कितना होता है? इंटरनल ट्रेड 5% से भी कम। आज का जो वर्ल्ड है देखो ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ दुनिया चल रही है, इसलिए जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस है ना बहुत सारी, जैसे आसियान है, ईयू है, अफ्रीका की भी ऑर्गेनाइजेशन है, यहां पे ट्रेड बहुत हो रहा है। यहां पे देखिए यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट, साउदर्न कॉमन मार्केट, उसके बाद यूरोपियन यूनियन देखिए, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन देखिए, कोऑपरेशन काउंसिल फॉर द अरब स्टेट्स ऑफ द गल्फ। ये एग्जाम्पल्स हैं इतने सारे कि इन रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में मेंबर्स के बीच आपस में कितना ज्यादा ट्रेड होता है, लेकिन साउथ एशियन कंट्रीज के बीच में नहीं होता है। इंटीग्रेशन बहुत कम है, इंटरनल ट्रेड बहुत कम है।
देखो, जब पड़ोसी देशों के बीच में ज्यादा ट्रेड होता है ना, तो दोनों को फायदा होता है। एक तो आप अपना सामान दूर दूर देशों में भेज रहे हो शिप्स के माध्यम से या फिर फ्लाइट्स के माध्यम से, एक सड़क के माध्यम से, बिल्कुल जो आपका पड़ोसी देश है जहां से बॉर्डर टच होता है वहां पे आप सामान भेज रहे हो। जाहिर तौर पर आपस में ट्रेड होगा पड़ोसी देशों का, तो ज्यादा फायदा होगा। अब होता क्या है, कई बारी पाकिस्तान इंडिया से सामान खरीदता है लेकिन अमृतसर बॉर्डर से नहीं खरीदता। पहले इंडिया से माल जाता है दुबई में, दुबई से जाता है पाकिस्तान में। सोच के देखिए, समझ गए? तो ना राइटर एक चीज सजेस्ट करती हैं, क्या किया जा सकता है कोऑपरेशन को इंक्रीज करने के लिए। जैसे देखो, वैसे अभी जो हमारी रूलिंग गवर्नमेंट है ना, बीजेपी, ये जो है ना नैम को तवज्जो नहीं दे रही है, नॉन अलाइन मूवमेंट को, 2014 से ही। हालांकि देखो, प्रधानमंत्री मोदी नहीं जाते हैं नैम का समिट अटेंड करने के लिए, लेकिन कोई ना कोई नुमाइंदा जरूर जाता है, जैसे वाइस प्रेसिडेंट हो गया, जो मतलब सिंपल डायरेक्टली बोलूं तो कम इंपॉर्टेंट पोस्ट है। जैसे वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है देश में उतनी पावरफुल नहीं है जैसे प्रधानमंत्री की है, तो वाइस प्रेसिडेंट को भेज दिया जाता है नैम के समिट में। तो राइटर ये सजेस्ट करती हैं कि सार्क का समिट जो नहीं हो रहा है उसे करवाओ, बेशक प्रधानमंत्री मोदी ना जाएं, हमारी तरफ से वाइस प्रेसिडेंट चले जाएं, कोई ऐसा और रिप्रेजेंटेटिव चला जाए, लेकिन समिट तो करवाओ। समिट होगा तो थोड़ा बहुत कोऑपरेशन तो होगा। उसी प्रकार से एससीओ का समिट होगा इस साल इंडिया में, तो एससीओ के समिट में ना पाकिस्तान अपने प्रधानमंत्री को नहीं भेजना चाहता तो नहीं भेजे, लेकिन दूसरे किसी रिप्रेजेंटेटिव को तो भेजे ना। तो इससे होगा क्या, कम से कम थोड़े कोऑपरेशन की तो शुरुआत होगी ना। तो आने वाला जो समय है वो रीजनलाइजेशन का है। बाकी वर्ल्ड में अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, अलग अलग रीजन्स में जो लोकल बॉडीज हैं, रीजनल बॉडीज हैं, काफी ज्यादा बन चुकी हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव भी हैं। लेकिन साउथ एशिया में जो सार्क बॉडी है ना, बिल्कुल ठंडे बस्ते से पड़ी है काफी सालों से। पाकिस्तान में समिट होगा, इंडिया को समिट अटेंड करना चाहिए, किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजना चाहिए अगर प्रधानमंत्री मोदी ना जाएं तो। उसी प्रकार से एससीओ के समिट में पाकिस्तान को भी अपना रिप्रेजेंटेटिव जरूर भेजना चाहिए। तो यह पूरा आर्टिकल है रीजनलाइजेशन से संबंधित। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगला आर्टिकल। इसके बाद देखो, लास्ट जो आर्टिकल है ना, एक टेररिस्ट अब्दुल रहमान मक्की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा इस टेररिस्ट को सैंक्शन टेररिस्ट डेजिग्नेट करने से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट है, आप जीएस पेपर 2 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बैकग्राउंड आपको बता देता हूं। देखो, पिछले साल जून में ना इंडिया ने सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रपोजल सेंड किया था कि ये 5 टेररिस्ट हैं। इंडिया ने 5 टेररिस्ट के नाम दिए थे जो पाकिस्तान बेस्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशन से संबंध रखते हैं, जैसे लश्कर तोयबा है, जैसे मोहम्मद है। इंडिया ने यह कहा था कि इन 5 टेररिस्ट को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शनड टेररिस्ट की लिस्ट में डाल दे, यानी सैंक्शनड टेररिस्ट डेजिग्नेट कर दें। लेकिन आपको पता है चाइना हमेशा क्या करता है, चाइना के पास वीटो पावर है। चाइना ने इंडिया की नहीं चलने दी। 14 देश एक तरफ, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 देश होते हैं, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। 14 देश एक तरफ हो गए, लेकिन चाइना ने अपनी वीटो का इस्तेमाल किया। चाइना पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करना चाहता था, तो चाइना ने रोड़ा अटकाया। 5 टेररिस्ट को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा सैंक्शन टेररिस्ट डेजिग्नेट नहीं किया जा सका। लेकिन अभी न्यूज ये है कि एक टेररिस्ट के लिए चाइना मान गया है कि उसको यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा सैंक्शन टेररिस्ट की लिस्ट में डाल दिया जाए, उस पर सैंक्शंस लगा दिए जाएं। उस टेररिस्ट का नाम है अब्दुल रहमान मक्की। ये देखो, लश्कर तोयबा के हैं, हाफिज सईद के छोटे भाई हैं, डिप्टी चीफ हैं लश्कर तोयबा के। टेररिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन इशू बड़ा है इसलिए थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको दिया। अब देखो, ये इंडिया के लिए सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इंडिया ना बार बार ये कोशिश करता है कि टेररिस्ट को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा सैंक्शन टेररिस्ट की लिस्ट में डाला जाए। लेकिन अभी तक जिन भी टेररिस्ट को सैंक्शन टेररिस्ट की लिस्ट में डाला गया है ना, उनको इस आरोप में डाला गया कि उन टेररिस्ट के अल कायदा जैसे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ संबंध हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिया ने किसी रेजोल्यूशन को को स्पॉन्सर किया हो और उस टेररिस्ट को सैंक्शन टेररिस्ट की लिस्ट में डाला गया है जिसके ऊपर इंडिया में अटैक करवाने का आरोप है, वो भी कश्मीर में। यह पहली बार हुआ है, जो कि अच्छी बात है। अब कुछ क्वेश्चंस खड़े होते हैं, जैसे 5 टेररिस्ट को सैंक्शन टेररिस्ट की लिस्ट में डालने में चाइना ने रोड़ा अटकाया था। 1 के लिए चाइना मान गया, 4 के लिए अभी नहीं माना है। देखने वाली बात होगी कि फ्यूचर में उन 4 टेररिस्ट को भी सैंक्शन टेररिस्ट की लिस्ट में कब डाला जाता है। लेकिन चाइना क्यों माना? आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि चाइना ने जो रोड़ा अटका रखा था उसको हटा लिया? इसके पीछे देखो, एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि शायद
बैक चैनल टॉक्स चल रही हैं इंडिया और चाइना के बीच में। उस वजह से शायद चाइना मान गया ताकि रिलेशंस को इंप्रूव किया जा सके, जो एलएसी की सिचुएशन के कारण अभी काफी खराब हैं। चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने यह कहा, एक बार ये देखिए, चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि हमारा जो ये स्टेप है जरूरी है इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन के लिए। इवन चाइना ने पाकिस्तान की तारीफ कर दी। रिकॉग्निशन ऑफ पाकिस्तान फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, ये पाकिस्तान की जो लड़ाई है टेररिज्म के खिलाफ उसको रिकॉग्नाइज करता है हमारा स्टेप। देखो पाकिस्तान में ना बहुत सारे टेररिस्ट हैं जिनके ऊपर इंडिया के ऊपर अटैक्स करवाने का आरोप है। जैसे 1999 में IC-814 कंधार हाईजैकिंग हुई, उसके बाद में 26/11 अटैक हुए मुंबई में, पठानकोट अटैक, पुलवामा अटैक। इन अटैक्स के जो आरोपी हैं वो पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान ने कभी उन आरोपियों को पकड़ने में या फिर उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में इंडिया की कभी मदद नहीं की। पाकिस्तान ने कभी एक्शन नहीं लिया, समझ गए। और चाइना का देखो ये दोगलापन दर्शाता था कि वैसे चाइना बड़ी बड़ी बात करता कि हम टेररिज्म पर कोऑपरेशन करेंगे, लेकिन इंडिया जब बोलता कि इन टेररिस्ट को सैंक्शन लिस्ट में डाल दिया जाए, इन्होंने इंडिया के ऊपर अटैक किया है, तब चाइना बीच में रोड़ा अटका देता, जब चाइना अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करता। अब लास्ट में यही कहा जाता है कि देखो एक सही शुरुआत है, बाकी जो 4 टेररिस्ट हैं जिनके ऊपर अलग अलग अटैक्स करवाने का आरोप है, डिटेल्स जानने की आवश्यकता नहीं है टेररिस्ट के बारे में, ये नीचे वाले देखिए आप, तो इनको भी जल्द से जल्द सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा सैंक्शन टेररिस्ट की लिस्ट में डाल दिया जाए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया और ये थी हमारी आज की डिस्कशन। 3 इश्यूज आज हमने डिटेल से डिस्कस किए। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।